नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो जनमत में बात होती है दिन भर की रही सुर्खियां और जो रही है बड़ी मुद्दे उन पर विस्तार से करते हैं चर्चा। तो जनमत की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन से कथित गैरकानूनी बैटिंग ऐप 1xBet से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की है। शिखर धवन से यह जानने की कोशिश की गई कि क्या उन्होंने इस ऐप के प्रचार प्रसार में अपनी छवि का इस्तेमाल किया और इसके बदले किसी तरह का वित्तीय लाभ उठाया है। ईडी ने गुरुवार को पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन से कथित अवैध बैटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ की है। धवन को सुबह 11 बजे एजेंसी मुख्यालय बुलाया गया, जहां उनसे करीबियों के सामने कई सवाल पूछे गए और उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। 1xBet नामक यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लंबे समय से विवादों में है। एजेंसियों का दावा है कि एक ऐप अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा है। इसके जरिए करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन और टैक्स चोरी होने का अंदेशा है। ईडी का ध्यान खास तौर पर इस बात पर है कि क्या सेलिब्रिटी और क्रिकेटर इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करके लोगों को गुमराह कर रही थी। धवन का नाम इस ऐप से जुड़े विज्ञापनों में सामने आया था। इसी आधार पर ईडी ने उन्हें तलब किया। पूछताछ में मुख्य सवाल यही थे कि क्या उन्होंने ऐप का विज्ञापन किया है, इसके बदले कोई भुगतान लिया या नहीं। उनके और इस ऐप के बीच वित्तीय या गैर वित्तीय समझौते क्या रही हैं। धवन ने जांचकर्ताओं के सवालों के जवाब दिए और एजेंसी ने उनका बयान दर्ज किया है। हालांकि अब तक किसी भी ठोस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। शिखर धवन से पहले ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से भी इसी मामले में पूछताछ की थी। रैना से दिल्ली में पूछताछ हुई थी और उनके विज्ञापन संबंधी गतिविधियों की भी जांच की गई थी। एजेंसी का ध्यान साफ है कि किसी भी बड़े नाम का इस्तेमाल इस तरह के अवैध नेटवर्क में हुआ है या फिर नहीं। जांच एजेंसियों का कहना है कि भारत में ऑनलाइन बैटिंग एप्स का बाजार बेहद बड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में लगभग 22 करोड़ लोग किसी न किसी ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से करीब 11 करोड़ लोग नियमित उपयोग करता है। भारत का यह बाजार 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का हो चुका है और हर साल लगभग 30% की दर से बढ़ रहा है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि 2022 से जून 2025 के बीच 1524 ऑनलाइन बैटिंग और जुए से जुड़े प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए गए। ईडी अब न केवल प्लेटफॉर्म और कंपनियों बल्कि सेलिब्रिटीज, क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों की भूमिका की भी गहराई से जांच कर रही है। एजेंसी को शक है कि इन हस्तियों की लोकप्रियता का इस्तेमाल कर लोगों को इन ऐप्स की ओर खींचा गया है, जिससे आम जनता को भारी नुकसान हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंची है। शिखर धवन अभी कोई ठोस आरोप नहीं हुए शिखर धवन पर, लेकिन उनका ईडी दफ्तर बुलाया जाना इस बात का संकेत है कि एजेंसी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। आने वाले दिनों में भी बड़े नाम इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। तो अवैध बैटिंग ऐप केस में शिखर धवन से यहां पर पूछताछ की गई है। देश भर में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं नदियां नाली उफान पर हैं तो कहीं भूस्खलन और जलभराव ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। उत्तर से दक्षिण और पहाड़ से मैदान तक बारिश ने तबाही मचाई हुई है। मथुरा, उज्जैन जैसे धार्मिक शहरों में पानी लोगों के घर और मंदिरों तक जा पहुंचा है, तो हिमाचल के कुल्लू में पहाड़ दरकने से तबाही का मंजर सामने आया है। आइए आपको क्रमवार बताते हैं कि कहां कहां बारिश जो है वो कहर बरपा रही है। आप मथुरा से तस्वीरें देख रहे हैं। चिंताजनक तस्वीरें आई हैं। जयसिंहपुरा गणेश टीला के खादर इलाके में हालात बेहद खराब है। यहाँ पानी घरों में घुस चुका है। लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कई परिवार सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रही हैं। धार्मिक नगरी होने के कारण यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन फिलहाल जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इंदौर में भी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नगर निगम की टीमें पानी निकालने के प्रयास में जुटी हुई हैं, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। घग्गर नदी के जलस्तर में भले ही हल्की कमी आई हो, लेकिन कई गांव अब भी पानी से घिरे हुए हैं। लोग सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रही है। प्रशासन ने राहत शिविर यहां पर लगा
भड़का दिए हैं, लेकिन हालात अभी भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। हिमाचल के कुल्लू की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर लगातार पहाड़ दरकने की तस्वीरें आ रही हैं। अखाड़ा बाजार इलाके में भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। कई घर और दुकानें मलबे में दब गई हैं। राहत और बचाव दल मलबा हटाने में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार बारिश के चलते खतरा अभी भी टला नहीं है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। धार्मिक नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट और मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। कांवड़ यात्रा और मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन ने सतर्क किया है। लोगों से नदी और घाटों से दूर रहने की अपील की जा रही है। यानी एक ओर मथुरा और उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी जल संकट झेल रही है, तो दूसरी ओर कुल्लू जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से तबाही मची हुई है। मैदानों में बाढ़ और शहरों में जलभराव। कुल मिलाकर बारिश इस वक्त देश भर में आफत बनकर बरस रही है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एसबीआई बैंक में करोड़ों की चोरी का खुलासा हुआ और चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कोई बाहरी चोर नहीं बल्कि बैंक का ही कर्मचारी निकला। आरोपी जय भापसार ने हाल ही में धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाया और अपना नाम जीशान रख लिया था। बैंक में नौकरी करते हुए उसने करोड़ों की चोरी की योजना बनाई थी और नेपाल भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उज्जैन पुलिस ने महज 24 घंटे में इस पूरी वारदात का पर्दाफाश कर दिया। ऐसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हम उस घिनौनी साजिश को बेनकाब कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के सीधे साधे हिंदू युवाओं को ब्रेन वॉश करके इस्लाम के जाल में फंसाकर लूटमार और गद्दारी का जिहाद चला रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक ऐसी दिल दहला देने वाली साजिश, जहां एक हिंदू युवक जय भापसार ने YouTube पर जिहादी वीडियो देखकर सनातन धर्म छोड़ दिया है, नाम जिशान रख लिया है और SBI बैंक में नौकरी करते हुए 5 करोड़ के ज्वेलरी और 8 लाख नगद लूट लिए। नेपाल भागने की प्लानिंग में था ये जिहादी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में धर दबोचा। देखिए कैसे ये जिहादी YouTube पर जहर उगलकर हिंदुओं को ब्रेन वॉश करके लुटेरा बना रहे हैं। उज्जैन के SBI बैंक में ये जिहादी जय से जिशान बना, आउटसोर्स कर्मचारी था, 6 महीने पहले भर्ती हुआ। YouTube पर जिहादी प्रचार देखकर ब्रेन वॉश हो गया, इस्लाम अपनाया और बैंक में आग लगने के बाद सामान शिफ्ट होने पर चोरी की घिनौनी साजिश रची। 4 साथियों के साथ मिलकर 5 करोड़ की लूट, नेपाल जाकर व्यापार करने का प्लान। मदरसों और YouTube के जिहादी वीडियो हिंदू युवाओं को ब्रेन वॉश करते हैं, सनातन छुड़वाकर लुटेरा गद्दार बनाते हैं। हिंदू परिवारों को तोड़ना, बैंक लूट कर जिहाद फंड इकट्ठा करना, ये इनकी पुरानी चाल है। ये करीब 5 करोड़ रुपए की चोरी कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महानंदा नगर में हुई थी, जो सुबह इनके जब क्लीनर और मैनेजर पहुंचे तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट किया। 12 घंटे से कम में भी हमारी पुलिस ने इसको सॉल्व किया और उसमें पूरा माल की रिकवरी की गई है, जिसमें करीब 4 किलो 700 ग्राम गोल्ड है और 8 लाख रुपए नगद है। इसमें एक जय भावसार नाम का आउटसोर्स कर्मचारी जो 6 महीने से बैंक में काम कर रहा था, उसने जिस दिन बैंक में आग लगी 16 अगस्त के दिन, अपने 2 अन्य साथी कोहिनूर और साहिल, इनके साथ मिलकर बैंक की रेकी करी और कल रात को ये जानबूझकर जो लॉकर की चाबी वाला सेफ है उसको खुला छोड़ के गया, जिसमें बैंक के कर्मचारियों की भी लापरवाही है क्योंकि इन्हें चाबी नहीं सुपुर्द करना चाहिए थी। उसके बाद रात में ये 1:30 बजे इकट्ठा हुए, इन्होंने चाबी हाथ डाल के खिड़की के माध्यम से दरवाजे को खोला और उसके बाद पूरा सारे ताले खोलकर सारी चोरी करी और उसके बाद ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक होटल गए और वहाँ से फरार हो गए। इसमें सभी आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया और क्योंकि बैंक की इसमें एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, तो बैंक ने हमें, बैंक के सुपरवाइजर ऑफिसर से हमारी सुबह बैठक हुई थी और उन्होंने बताया है कि उन्होंने ब्रांच मैनेजर और 2 अन्य कर्मचारियों को इसमें सस्पेंड किया है और इसके अतिरिक्त एक जाँच भी बिठाई है और साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके जुरिसडिक्शन के सभी बैंक्स का विद इन अ वीक वो इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट भी कराएंगे। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया पूरा मामला बरामद हो गया, लेकिन हम कहते हैं ये काफी नहीं, ये जिहादी ब्रेन वॉश का नतीजा है। ये जिहादी सिर्फ लूट नहीं कर रहे, ये हिंदू संस्कृति पर सीधा हमला कर रहे हैं। YouTube पर जिहादी वीडियो देखकर ब्रेन वॉश होकर सनातन छोड़ना, बैंक लूटना, ये गजवाए हिंद की साजिश है। इन्हें पकड़कर जल्द से जल्द सजा देनी होगी, वरना आज बैंक लूटा है, कल हमारे घर को लूटेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के जीएसटी सुधार ऐलान के बाद एक और बड़ा आर्थिक कदम उठाया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों ने न केवल देश के आम आदमी, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए राहत दी, बल्कि वैश्विक व्यापार में दबाव डालने वाले अमेरिकी टैरिफ की रणनीति पर भी अप्रत्यक्ष रूप से असर डाला है। जैसे ही अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आयातित सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की योजना बनाई थी, मोदी सरकार ने जीएसटी में बड़ी बदलाव करके घरेलू बाजार को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाया। इससे भारतीय उद्योगों की लागत घटेगी और निर्यातकों के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। यह कदम साबित करता है कि मोदी सरकार आर्थिक नीति में सटीक और रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम है। सरकार ने सिनगुड्स श्रेणी में ऐसे उत्पाद शामिल किए हैं जो लोगों की सेहत और वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, कार्बोनेटेड कैफीन युक्त पेय, लग्जरी कार, सुपर लग्जरी याट, प्राइवेट जेट और क्रिकेट मैच टिकट जैसी चीजें शामिल हैं। इन पर अब 40% जीएसटी लगेगा। इनका उद्देश्य स्पष्ट है कि उन उत्पादों की खपत कम करना और आम जनता को स्वास्थ्य व वित्तीय दृष्टि से बचाना है। अब बात करते हैं कि क्या सस्ता हुआ है और कितना सस्ता हुआ है। हेल्थ और वेलनेस सेवाओं की बात करें तो जिम, योग केंद्र, सैलून और स्पा पर जीएसटी घटकर 18 से 5% कर दी गई है। यानी कि अगर जिम की मासिक फीस आप 2000 दे रहे हैं तो पहले आपकी 360 रुपए जीएसटी थी और अब सिर्फ आपको 100 रुपए देनी पड़ेगी, यानी कि 260 रुपए की आपकी यहाँ पर बचत होगी। पर्सनल केयर की हम बात करें तो हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम 18% से घटकर 5% जीएसटी यहाँ पर की गई है। ग्रोसरी आइटम्स की बात करें तो बिस्कुट, चीनी, दूध, पनीर, मक्खन, घी, नारियल पानी, इस पर भी 12 से 18% तक आप जीएसटी देते थे। कई सामान ऐसे हैं जहां पर 5% या फिर शून्य आपको जीएसटी यहां पर देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करते हैं तो एसी, टीवी, मॉनिटर, डिशवॉशर पर 28% से सीधा 18% यहां पर घटा है। और कार, बाइक जो है, पेट्रोल डीजल कारें जो है, उन पर भी जीएसटी जो है 28 से 18% कर दी गई है। रियल एस्टेट, टाइल, ईंट, पत्थर 12 से 5% जीएसटी हुई है। हाइड्रोलिक सीमेंट जहां पर आप 28% जीएसटी देते थे, अब आपको सिर्फ 18% देनी है, यानी कि आम जनता को एक बड़ी राहत। ड्रोन और कृषि मशीनरी की बात करें तो 12% से 5% आपको कृषि के जो भी उत्पादक हैं उन पर, आपकी जो मशीनें हैं उन पर आपको 5% जीएसटी यहां पर देनी पड़ेगी। दूध हो गया, अमूल, मदर डेयरी के जो भी दूध पर टैक्स लगते थे वहां पर टैक्स हटाने के बाद अब कीमतों में 2 से 4 रुपए प्रति लीटर की कमी आपको देखने को मिलेगी। अब आपको बताते हैं वो उत्पाद जो अभी महंगे हुए हैं, यानी कि सिनगुड जो श्रेणी के जो उत्पाद हैं वो 40% स्लैब में, क्रिकेट मैच टिकट यानी कि 12% से सीधा अब 18%, यानी कि जहां 12% टैक्स दे रहे थे अब आपको 18% देना है। लग्जरी कारें जो हो गई हैं वहां पर आप 28% जहां टैक्स दे रहे थे अब आपको 28 से सीधा 40% टैक्स देना है। कोल्ड ड्रिंक, कैफीन युक्त पेय, सिगरेट, बीड़ी यहां पर 28% से 40% यहां पर बढ़ाया गया। तो ये वो जो मैं आपको डेटा दे रही हूं, ये वो सामान है जो अभी फिलहाल महंगे हुए हैं। कोयला जैसे कि महंगा हो गया है, 5% से सीधा 18% कर दिया गया है। अब हम बात उस बात की करते हैं कि आम जनता पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। देखिए, इस सुधार से रोजमर्रा की जो चीजें हैं और जो सेवाएं हैं वो सस्ती हुई हैं, जैसे परिवारों का खर्च जो है वो कम होगा और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बेहद आसान हो जाएगा। वहीं हानिकारक और लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ने से उनका इस्तेमाल नियंत्रित होगा। रियल एस्टेट में टैक्स घटने से घर बनाना आसान हो जाएगा, खरीदना बेहद सस्ता हो जाएगा। मोदी सरकार ने जीएसटी सुधार के माध्यम से न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि वैश्विक दबाव में भी भारत के हितों की रक्षा की है। आम आदमी के लिए यह दिवाली से पहले एक बड़ा आर्थिक तोहफा है, जबकि हानिकारक और लग्जरी उत्पादों पर बड़ा टैक्स दिखाता है कि सरकार स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। यही रणनीति ट्रंप के टैरिफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच भारत के लिए जीएसटी का जीत का कार्ड बन गई है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधार अब सरल और सुलभ हो गया है। नई व्यवस्था में सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब रहेंगे, 5% और 18%, यानी कि जहां आप 4 स्लैब थे उनको घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इससे देश के मिडिल क्लास और मातृ शक्ति दोनों को एक बड़ा फायदा होगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर
टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। साथियों, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। कि ये चर्चा कोई मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद नहीं हुई, उसके पहले भी हो रही थी। काम नहीं होता था, चर्चा होती थी। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। पनीर से लेकर के शैम्पू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है और इससे आपको महीने का खर्च, रसोई का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। स्कूटर, कार पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। इसका बहुत फायदा उन नौजवानों को होगा जो अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं। जीएसटी कम करने से घर का बजट बनाने और अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने में भी आपको मदद मिलेगी। साथियों, कल जो निर्णय हुआ ये कितना सुखद है, इसका असली प्रभाव तब और पता चलेगा जब आप जीएसटी से पहले के टैक्स दरों को याद करेंगे। कभी कभी क्या होता है, पता ही नहीं रहता है कि अच्छा पहले ऐसा था, और इसलिए कभी कभी पहले की चीज याद करते हैं तब पता चलता है यहां से यहां चले गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था, आज वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं बल्कि भारत की उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में। महाराष्ट्र के कर्जत में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि यह टाउनशिप सिर्फ मुस्लिम परिवारों के लिए बनाई जा रही है। प्रमोशनल वीडियो में कहा गया है कि यहां हलाल लाइफस्टाइल, बच्चों के लिए सुरक्षित इस्लामी माहौल और बुजुर्गों के लिए इस्लामी तौर तरीके का सम्मान मिलेगा। अब इस पर बीजेपी नेता और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया और कहा कि यह विज्ञापन नहीं, जहर है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में नोटिस भी भेजा है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई है। अब सोचिए, ये महज एक टाउनशिप नहीं बल्कि समाज को बांटने की साजिश है। नाम दिया गया है हलाल लाइफस्टाइल। दरअसल यह मामला महज रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है, ये उसी जिहादी सोच का प्रतिबिंब है जहां हलाल को जीवन शैली बनाकर भारत के बहुसांस्कृतिक समाज से दूरी बनाई जाती है। आज बहाल टाउनशिप, कल हलाल स्कूल, परसों हलाल बैंक और फिर हलाल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी साफ योजना भारत की भूमि पर भारत से अलग हलाल राष्ट्र खड़ा करना। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कर्जत से आई ये खबर सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की नहीं है। ये उस खतरनाक सोच का आईना है जो भारत की जमीन पर समानांतर समाज बनाने का सपना देख रही है। नाम दिया गया हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप।
प्रचार किया जा रहा है। यहाँ आपको मिलेगा असली इस्लामी माहौल, हलाल वातावरण और सिर्फ मुस्लिम परिवारों के लिए सुरक्षित भविष्य। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह महज एक टाउनशिप है या फिर भारत के भीतर मिनी पाकिस्तान बनाने की सुनियोजित कोशिश? मामला तब सुर्खियों में आया जब बीजेपी नेता और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने इस प्रोजेक्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में हिजाब पहनी एक महिला कहती है, समाज में जब आपको अपने परिवार के उसूलों से समझौता करना पड़ता है तो सही है क्या? यहाँ आपको मिलेगा असली हलाल माहौल, हम ख्याल परिवार, बच्चों के लिए सुरक्षित इस्लामी वातावरण और बुजुर्गों के लिए सम्मान। यानी साफ संदेश, यह टाउनशिप सिर्फ मुसलमानों के लिए है। प्रियंका कानूनगो ने इसे करारा जवाब देते हुए लिखा कि ये विज्ञापन नहीं, जहर है। करजत में बन रहा ये मुस्लिम केवल टाउनशिप राष्ट्र के भीतर राष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा गया है। यहाँ जहर शब्द का इस्तेमाल यूं ही नहीं हुआ, क्योंकि जब रियल एस्टेट के नाम पर मजहबी बाड़ेबंदी की जाए तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अलगाववादी सोच का हिस्सा बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और अब बात करेंगे सात समंदर पार की। जी हाँ, सात समंदर पार भी बप्पा का वैभव और सनातन संस्कृति की गूंज। मलेशिया में गणेशोत्सव का ऐसा उत्सव हुआ जिसने न केवल भारतीय परंपराओं को जीवित किया बल्कि मराठी अस्मिता का गौरव भी पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। महाराष्ट्र मंडल मलेशिया द्वारा आयोजित यह भव्य आयोजन SDSKL श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सेंटुल में संपन्न हुआ है, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने बप्पा के दर्शन किए और संस्कृति के इस दिव्य धारा में खुद को जोड़ा है। मलेशिया की धरती पर इस बार गणेशोत्सव बेहद खास रहा। ढोल ताशों और ध्वज पथक की गूंज से निकली शोभा यात्रा ने वातावरण को भक्ति और उल्लास से भर दिया। करीब 1000 से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भव्य बना दिया। इस वर्ष की थीम रही मराठी भाषा का विजात दर्जा। मंच पर बच्चों और युवाओं ने मराठी साहित्य, इतिहास और संस्कृति को नृत्य, नाटक और गीतों के माध्यम से जीवंत किया। वहीं वरिष्ठों ने गीत, संगीत, साहित्यिक प्रस्तुतियों से परंपराओं की मशाल नई पीढ़ी तक पहुंचाई है। यह आयोजन केवल धार्मिक उत्सव न होकर भारतीय अध्यात्म, भाषा और संस्कृति का वैश्विक जागरण बन गया। सनातन संस्कृति का संदेश पूरे मलेशिया में गूंजा और मराठी अस्मिता का गौरव नई ऊर्जा के साथ सामने आया। तो जनपद में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।